विजय थालापति चुनाव लड़ेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके इनका 70 से 80% हिस्सा तो ऑक्यूपाइड है। अब विजय थालापति को बचे हुए 20% पर अपनी सेंध लगानी है, लेकिन बीजेपी ने 18% वोट शेयर लिया था। थालापति किसको फायदा पहुंचाएंगे, खुद को या किसी तीसरे को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे और आपको बैठ के यहाँ तलाशना है। तमिलनाडु की राजनीति और नॉर्थ की राजनीति बहुत अलग है। थोड़ा छोटा कंपैरिजन भी आपको दे दूंगा। विजय थालापति से बड़ा बड़ा स्टारडम रखने वाले लोग भी राजनीति में सफल नहीं हो पाए। क्या विजय थालापति में कुछ एक्स फैक्टर है जो तमिलनाडु की राजनीति को पलट के रख देगा? इसका जवाब मैं आपके साथ मिलकर खोजता हूं। तमिल सिनेमा के मेगास्टार विजय के फैंस थालापति के नाम से जानते हैं। अब इस एक्टर की जो राजनीति में एंट्री हो चुकी है। इस साल की शुरुआत में फरवरी में विजय ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेट्रिका झागम टीवीके के गठन की घोषणा की थी, और वे कुछ दिन पहले ही चेन्नई में आधिकारिक तौर पर पार्टी के झंडे और एक प्रतीकों को, सिंबल को लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के एंथम को भी लॉन्च किया। सवाल यही बना, क्या सुपरहिट हो पाएंगे? तो पहले ना आपको पूरी तमिलनाडु की हिस्ट्री सब समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल समझो कि समीकरण बन क्या रहे हैं। देखिए, आपको यह समझ में आना चाहिए कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भी 2 साल बचे हैं, कम से कम 2 साल, और उससे पहले सुपरस्टार विजय थालापति ने अपनी पार्टी की शुरुआत कर दी। तभी यह तय माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बहुत धूम धड़ाके के साथ चुनाव लड़ेगी। तो इस बात की चर्चा शुरू तो हुई कि क्या वो तमिल की राजनीति में पिछले 3 दशकों से कुछ ज्यादा समय से सक्रिय हुए नेताओं के विफलता का जो जिंक्स है वो तोड़ पाएंगे या फिर नहीं। कहा था ना कि बहुत सारे सुपरस्टार आए, पार्टी बनाई, लेकिन सफल नहीं हुए। थालापति भी सुपरस्टार है, राजनीति में आ रहे, सफल होंगे नहीं होंगे ये भी क्वेश्चन मार्क। आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में फिल्म का और राजनीति का बहुत गहरा रिश्ता है। दक्षिण भारत के फिल्म स्टार को राजनीति में आना या फिर भी पार्टी बनाना कोई बहुत सामान्य सी बात है। केवल तमिलनाडु में ही अब तक हुए मुख्यमंत्री में से 5 का सीधा संबंध फिल्मों से रहा है। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्नादुरई भी फिल्मों में लिखा करते थे। उन्होंने अपनी पार्टी डीएमके बनाई, जो जाति और धर्म विरोधी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए फिल्मों का इस्तेमाल करते थे। बेस बना, पार्टी बना दी, उनको बहुत प्यार मिला। जयललिता आखिरी तमिल स्टार हैं जो राजनीति में सफल हुई हैं। उन्होंने एमजी रामचंद्रन की बनाई पार्टी अन्ना डीएमके संभाली, और पार्टी उनकी कमान में कई बार सरकार बनाने में कामयाब भी रहती है। उनके बाद जितने भी सितारे आए उन्होंने बहुत सीमित सफलता देखी है। अपार सफलता नहीं, बहुत सीमित सफलता। विजयकांत की पार्टी डीएमके को एक चुनाव में अधिकतम 27 सीटें मिली थी। कमल हसन की पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ पाई। रजनीकांत जैसे मेगा स्टार ने पार्टी बनाने के बाद कदम पीछे खींच लिए। अब विजय थालापति को लेकर सवाल तो उठना ही है, क्योंकि इतिहास कहता है कि सवाल उठाइए। देखिए, अगर आप विजय थालापति को देखेंगे, वो कंट्रोवर्सी से या फिर सोशल मुद्दों पर कहते हुए बचते हैं। यही चैलेंज है। राजनीति में आए बाकी फिल्मी सितारे की तरह विजय का भी कोई खास सामाजिक सरोकार नहीं है। वे पहले से ही राजनीति में नहीं रहे हैं, और ना ही अहम मसलों पर उनका कोई बयान आपको सुनने को मिला होगा। फिल्मों से लेकर के एक आम जीवन की राजनीति और सामाजिक गतिविधियों से वो दूर रहे हैं। वे कोई सामाजिक काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ स्टार पावर के दम पर राजनीति में सफलता हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा मैं कहूं तो गलत नहीं है। तभी तो मैं कहता हूं कि देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उनकी राजनीति किसका फायदा कराती है और किसका नुकसान कराएगी, क्योंकि अगले चुनाव में भाजपा भी बहुत बड़ी तैयारी के साथ लड़ेगी। क्योंकि आपको पता है, उसके गठबंधन ने लोकसभा में 18% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, और अन्ना डीएमके को 12 सीटों पर पीछे छोड़ करके दूसरा स्थान हासिल किया था। कोई छोटी बात नहीं। तभी मैंने बोला सवाल उठेगा, किसको फायदा किसको नुकसान। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स क्या है, कैसी है। ये नॉर्थ की और साउथ की पॉलिटिक्स पोल्स अपार्ट है, आपको समझ में वैसे भी नहीं आएगी। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन बीच में दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति ना मुख्य तौर पर द्रविड़ राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। राज्य में डीएमके और एआईडीएमके, द्रविड़ राज्य में 70 से 80% जो वोट है इन्हीं दोनों दलों के आसपास रहता है। बीच का जो 20 से 30% जो हिस्सा है ना वोट का, वो दूसरे दलों को तरफ चला जाता है। अब विजय थालापति की कोशिश ये है कि इसी वोट में वो हिस्सेदारी करें, और इसमें उन्हें बीजेपी के मुकाबला भी करना पड़ेगा। अगर मैं आपको समझाऊं, क्योंकि जो साउथ की और नॉर्थ की जो पॉलिटिक्स है ना, थोड़ा सा अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बहुत अलग है। देखिए, चुनावी मुद्दा हो या फिर मतदाता का व्यवहार हो वोट करने का, वो बहुत अलग है। तमिलनाडु की राजनीति, यहाँ जो चुनावी मुद्दे होते हैं ना, मुख्य तौर पर रीजनल पहचान, क्षेत्रीय पहचान, सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर और भाषा की राजनीति से जुड़े होते हैं। यहाँ का जो वोटर है ना, वो सामाजिक कल्याण योजनाएं, जैसे कि मुफ्त में क्या बिजली मिली, साइकिल, लैपटॉप, महिलाओं के लिए मुफ्त में गेम्स, कनेक्शन, जो भी कुछ है
उस पर अधिक ध्यान, यहाँ पर जातिगत मुद्दे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अगर वहीं उत्तर भारत में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर अधिक सामाजिक न्याय और आरक्षण केंद्रित होते हैं। उत्तर भारत की जो राजनीति है और तमिलनाडु की राजनीति में अगर आप देखोगे तो उत्तर भारत की राजनीति में जो मुद्दे होते हैं वो जाति, धर्म और सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द घूमते हैं। उत्तर भारत में जाति का समीकरण जैसे कि यादव, जाट, ब्राह्मण, दलित आदि चुनावी नतीजों को काफी प्रभावित करता है। इसके अलावा धर्म और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे भी उत्तर भारत में राजनीति में काफी ज्यादा भूमिका निभाते हैं। जो कल्चरल डिफरेंस भी है, तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ आंदोलन ने हिंदी विरोध और तमिल संस्कृति की रक्षा के मुद्दों को प्रमुख बनाया। यह आंदोलन इक्वालिटी का होता है, सामाजिक समानता पे, जातिगत भेदभाव का अंत और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति पर केंद्रित था। इसलिए तमिलनाडु की राजनीति सामाजिक सुधारों और तमिल पहचान को मजबूत करने पर बहुत ज्यादा वो जोर देती है। और वहीं उत्तर भारत की राजनीति देखेंगे तो इसमें सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विविधता, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जाति व्यवस्था यहाँ की राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में धार्मिक ध्रुवीकरण भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यहाँ अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के समुदाय के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाया जाता है। और अगर हम डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर स्कीम की बात करें तो तमिलनाडु की राजनीति में जो सरकारें हैं वो सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर बहुत ज्यादा जोर देती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं। राज्य की जो राजनीति है सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर आधारित होती है। उत्तर भारत की जो राजनीति है, उत्तर भारत में विकास और कल्याणकारी नीतियां अधिकतर जातिगत और समुदाय आधारित होती है। उनका समर्थन को ध्यान में रख करके वो नीतियां बनाई जाती हैं। यहाँ भी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन है और जो प्रभाव क्षेत्र राजनीति के हिसाब से भिन्न हो सकता है। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि यहाँ की राजनीति और नॉर्थ की राजनीति में क्या डिफरेंस। बीजेपी ने अच्छा खासा किया इस बार, बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी है। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं बीजेपी क्या करेगी और फिर लास्ट में कंक्लूजन दूंगा। बीजेपी तमिलनाडु में अपना वोटर बेस को एक्सपेंड कर रही है। क्या क्या कर रही है उसके लिए? वो 20-30% वाला जो हिस्सा है ना उसकी तरफ वो कल्चर और कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी तमिलनाडु की सांस्कृतिक पहचान को रिकॉग्नाइज करती है। अब हमने देखा है कि बीजेपी ने तमिल लैंग्वेज और कल्चरल को प्रमोट करने के लिए कई सारे कदम उठाए, स्टेप्स लिए हैं। तमिल कल्चर और हिंदुत्व को अलाइन करने की कोशिश भी की गई है। लोकल लीडरशिप, बीजेपी तमिलनाडु में अपने लोकल लीडर्स को प्रमोट कर रही है। इसलिए यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू बेल्ट की पार्टी नहीं है, बल्कि वो हर एक रीजन की फीलिंग्स, उनके एस्पिरेशंस को भी वो समझती है, उनसे जुड़ाव महसूस करती है और वो कुछ करना चाहती है तो वहां के लोकल लीडर्स को भी पुश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज भी है तमिलनाडु में पैर पसाने। इतना आसान नहीं है बीजेपी, जितना आसान से मैंने बता दिया कि ये सब कर रही है, इससे भी काम नहीं बनेगा। काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि तमिलनाडु में जो द्रविड़ की राजनीति है वो ज्यादा हारी। तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स बहुत मजबूत है जो कि रीजनल ऑटोनॉमी और हिंदी के विरोध पर बेस्ड है। अब बीजेपी को इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट अपने आप को पोजीशन कर पाना वास्तव में बहुत मुश्किल है। अब राजनीतिक कुशलता पर निर्भर करेगा कि वो उसको कैसे टैकल आउट करते हैं। एक लैंग्वेज बैरियर भी है दोस्त। तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। बीजेपी जो कि एक हिंदी बेल्ट की पार्टी है, वहां से ओरिजिनेट हुई है, उसके लिए तमिलनाडु वोटर्स के लिए दिल जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। एक परसेप्शन की भी बात है। कई लोग बीजेपी को एक नॉर्थ इंडियन पार्टी के रूप में देखते हैं जो कि उनके रीजनल प्राइड के अगेंस्ट है तमिलनाडु वालों के। ये एक ऐसा परसेप्शन है जो बीजेपी को मतलब बहुत ही मुश्किल से टैकल करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल से टैकल हो पाएगा। ये परसेप्शन बदलने के लिए बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लोकल इश्यूज, तमिलनाडु में लोकल इश्यूज हैं जैसे कि कास्ट पॉलिटिक्स, फिशरमैन के जो उनकी राइट्स हैं, लोकल इकोनॉमिक इश्यूज हैं, काफी प्रभावित करते हैं। बीजेपी को ये इंश्योर करना होगा कि वो इस इश्यू पर भी ध्यान दे। बीजेपी का तमिलनाडु में क्या होगा, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, इस पर तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी तमिलनाडु की पॉलिटिकल मैप को बदलने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी में सक्सेसफुल होती है या फिर वो सुधार करती है और तमिलनाडु के लोगों के साथ जुड़ने में वो सफल होती है तो वाकई इतिहास वो रचते हैं। बात यहाँ पर बीजेपी करनी जरूरी थी क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं कि जो 60 से 70% जो वोट बैंक है डीएमके एआईडीएमके वाला, उसमें सेंध लगाना बड़ा मुश्किल होता है और शुरुआत से ही लॉन्च होते ही आप इसमें सेंध नहीं लगा पाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो इतना आसान भी नहीं है। तो 20 से 30% का जो वोट बैंक है उसमें फाइट विजय थालापति को करनी है। मैक्सिमम कितना वो ले सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज विजय थालापति को एआईडीएमके डीएमके प्लस बीजेपी के साथ होगा। ये भी आपको समझ में आ गया। अगर मैं कंक्लूड करूं पूरी बात को तो बात ये निकल के आती है
तमिलनाडु या फिर देश के किसी भी हिस्से की राजनीति में सफल होने के लिए केवल स्टारडम काफी नहीं है, नेता के पास एक आइडियोलॉजी, विचारधारा का होना बहुत जरूरी होता है। तमिलनाडु की राजनीति में अब तक सफल हुए फिल्म से जुड़े लोगों की जो जड़ें हैं वो द्रविड़ राजनीति में गहराई से जुड़ी हुई थी। उनकी सफलता के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण था। तमिलनाडु की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश विजय से पहले कई सारे लोग कर चुके हैं। बहुत से उदाहरण हैं। जैसे एक पार्टी थी पीएमके, 2016 में 232 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 2012 पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसी तरह एनटीके ने 231 पर चुनाव लड़ा और 229 पर अपनी जमानत नहीं बचा पाई थी। एक और सुपरस्टार का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कमल हसन। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई 2018 में। उस समय उन्होंने एमएनएस और डीएमके और एआईडीएमके का विकल्प बताया था, लेकिन हाल ये हुआ कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में डीएमके के साथ हाथ मिलाना पड़ा। एमएनएस ने 2021 का चुनाव 180 सीटों पर लड़ा था, लेकिन 178 पर अपनी जो जमानत है वो जब्त करा ली। साफ मतलब है तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के प्रभाव को चुनौती दे पाना अपने आप में मुश्किल काम है। शुरुआती अटकलों से आप इतना तो कह सकते हैं कि विजय का एक बहुत बड़ा जो फैन बेस है, जो टीवी के, जो उनकी पार्टी का नाम है, कम से कम 10% वोट शेयर हासिल कर सकता है। तमिलनाडु के मतदाता जो अभिनेता से राजनेता बने रजनीकांत, कमल हासन, विजयकांत जैसे लोगों के एक्टिंग के कायल तो रहे, लेकिन अपने प्रिय नेताओं की राजनीति में ज्यादा समर्थन नहीं दिया। अब क्या सुपरस्टार राजनीतिक मंच पर सफलता प्राप्त करेंगे या उनका हश्र भी जितने पूर्व में जो लोग थे वैसा ही होगा? स्टारडम आपका पर्दे पर है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं होगा कि आप राजनीति में हैं। ये तो आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन चुनाव होते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में मुझे बताइए, विजय थालापति क्या इन सबको धता बताते हुए एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हाँ या ना। 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।